नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी ईओ की जो क्लासेज है नगर पालिका ईओ की, वापस उसको हम आगे अनवरत करते हैं और इसमें धारा नंबर 24 से कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उनको हम देखेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो क्लासेस लेके आ सके। यहाँ पर साथियों, हमारी जो ईओ की क्लासेस चल रही है उसमें हम नगर पालिका के शासन और गठन यानी नगर पालिकाओं का जो गठन है उनके शासन संबंधित जो भी नियम कायदे हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इसमें आगे मैंने कई धाराओं के बारे में आपको बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे 24 नंबर जो धारा है, धारा नंबर 24, धारा नंबर 25, 26, 27, 28, लगभग ये कुछ धाराएं हैं। आज इनके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। और जो भी पुस्तक अगर हम कहते हैं नगर पालिका अधिनियम 2009 की जो नियम कायदों की पुस्तक है उसमें किस तरीके से भाषा को क्लिष्ट दिया गया है उसको मैं आसान तरीके से यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करिएगा। साथियों, मेरा जो ये टॉपिक है वो टॉपिक आपको एज ए पीडीएफ के रूप में भी मिल सकता है। जल्दी से जल्दी हमारी जो MB स्टडी 2.0 की एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करिएगा और उस एप्लीकेशन में आपको पीडीएफ सेक्शंस में आपको नोट्स मिलेंगे और मतलब जैसे जैसे क्लासें होगी उसमें हम नोट्स अवेलेबल करवाते जाएंगे। आप उन नोट्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और जो मेरी क्लासें चल रही है उसके साथ साथ उनको आप रीड कर सकते हो। चलिए साथियों, आज जो है धारा नंबर 24 नंबर धारा क्या कह रही है उसको हम समझते हैं। तो देखो, 24 नंबर जो धारा है वो सदस्यों की साधारण निहरताओं से संबंधित है। यानी जो सदस्य होंगे उनके लिए क्या निहरता रहेगी, यानी वो इलेक्शन में किस तरीके से बाउंड हो सकते हैं, इलेक्शन लड़ने में किस तरीके से असमर्थ हो सकते हैं, वो सारी निहरताएं आपको इसमें बताई गई है। तो ये धारा बहुत बड़ी है 24 नंबर। इसमें पॉइंट टू पॉइंट मतलब क्या क्या बातें हैं उसको हम देखते चलेंगे। सबसे पहली नंबर जो इसमें पॉइंट दिया गया है या फिर पहली जो उपधारा इसमें बताई गई है 24 नंबर में, वह यह है कि वह जो न्यायालय के द्वारा किसी अपराध में 6 मास या अधिक से कारावास दंडाविष्ट किया गया हो, यानी किसी ऐसे व्यक्ति को, यानी उस व्यक्ति के लिए क्या है इलेक्शन में निहरता हो जाएगी, यानी वो इस इलेक्शन के लिए बाउंड हो जाएगा कि वह अगर किसी न्यायालय के द्वारा, किसी कोर्ट के द्वारा किसी भी अपराध में अगर उसको उसके लिए 6 महीने या फिर उससे अधिक का जो कारावास है वो दंडाविष्ट किया गया है, उसको 6 महीने से अधिक की जेल हो चुकी है, न्यायालय ने उसका फैसला सुना दिया है, तो वह व्यक्ति क्या इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है साथियों, इस अधिनियम की धारा 245 के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो। यानी अगर हम आगे देखेंगे नगर पालिका अधिनियम, तो नगर पालिका अधिनियम में धारा 245 में जो बताया गया अपराध, उस 245 में जो अपराध बताया गया है उसके अनुसार अगर उसको सिद्ध दोष ठहराया गया है कि भाई उसने दोष किया है, ये सिद्ध हो चुका है, तो फिर वो क्या है इस तरीके से जो साधारण निहरता है उसमें आ जाएगी, यानी वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। नेक्स्ट धारा नंबर 3 को देखिएगा, मतलब 24 की उपधारा 3 में ये कहा गया है कि सक्षम न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान किया हो, यानी सक्षम जो न्यायालय है उन न्यायालय ने क्या किया हो, अपराध का संज्ञान ले लिया हो, और वो भी किस लिए, जिसमें मतलब ऐसे अपराध का संज्ञान लिया हो कि जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की जेल हो सकती है, यानी 5 वर्ष या उससे अधिक की कारावास हो सकता है। यानी साथियों, इसमें ये जो कंडीशन है अगर विचाराधीन है, यानी 5 वर्ष उससे अधिक का कारावास हो सकता है, अगर ये कोई केस हो रखा है किसी व्यक्ति पर तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यानी मतलब जो न्यायालय है उसने उस अपराध का संज्ञान ले लिया है, यानी वो कोर्ट में केस चल रहा है और उस केस के तहत अगर हम देखें तो कम से कम 5 साल की सजा है, अगर ऐसा प्रावधान दिया हुआ है कि भाई इस जो भी इसने मतलब अपराध किया उस अपराध के लिए उसको 5 वर्ष की सजा हो सकती है या 5 वर्ष से अधिक की सजा हो सकती है। अगर ऐसी कंडीशन किसी केस में है तो वो क्या है, उस समय जो भी इलेक्शन हो रहा है उस इलेक्शन में भाग नहीं ले सकता है। नेक्स्ट साथियों देखना, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1944, तो जो ये खाद्य, ये इंपॉर्टेंट याद रखना आप कि साधारण निहरताओं में ये भी आता है
कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अधीन क्या है, कोई अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है। यानी जो खाद्य सामग्री है उसमें मिलावट के लिए किसी को सिद्ध दोष ठहरा दिया गया है, तो वह व्यक्ति भी क्या है, इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसके लिए क्या है, निहरता हो जाएगी। नेक्स्ट देखना साथियों, दंड प्रक्रिया संहिता यानी आईपीसी की धारा 9, देखो आईपीसी 1917 की धारा 110 के अधीन 110 के अधीन संस्थित कार्रवाइयों में उस संहिता की धारा 117 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है। तो ये बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1970 जो 3 है, अगर उसमें किसी को धारा 110 और धारा 117 के अधीन कोई उसके खिलाफ कोई आदेश दिया गया है, तो फिर क्या है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि साधारण निहरताओं में आईपीसी की जो दंड संहिता जो प्रक्रिया है उसकी कौन कौन सी धाराओं के बारे में चर्चा की गई है, तो उसकी धारा नंबर 110 और 117 नंबर पर चर्चा की गई है। धारा नंबर 110 के अधीन और धारा नंबर 117 के अधीन अगर किसी के खिलाफ कोई आदेश पारित हो गया है तो वह क्या है, साधारण निहरता में आएगा। तो ये हमको यहाँ पर याद रखना है। तो इसमें आपने ये देखा इंपोर्टेंट कि नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, इसमें कहा गया है कि केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी सेवा और सेवा से अवचार के कारण पदच्युत या हटाया गया हो। ठीक है, तो अब इसमें आप ये देखना कि भाई किसी व्यक्ति के अगर कोई सरकारी नौकरी है, केंद्रीय हो या फिर वो राज्य सरकार में हो या फिर किसी भी स्थानीय प्राधिकारी में वो लगा हुआ है, वहां पर सेवाएं दे रहा था, लेकिन क्या हुआ कि भाई अवचार के कारण, उसके मिसबिहेव के कारण, ठीक है, अवचार के कारण कर्तव्य सही तरीके से नहीं निभाया है, इस कारण उसको क्या है, वहां से पदच्युत कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, वहां से हटाया गया है। यानी वो छोड़ के नहीं आया है, उसको हटाया गया है। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। यानी सीधी सी बात है, जो नौकरी से बर्खास्त किया गया है, नौकरी से हटा दिया गया है, इसका मतलब वो अपना कर्तव्य एक सरकारी सेवा में अच्छी तरीके से नहीं कर पाया, तो लोगों की सेवा क्या कर पाएगा। इसलिए वो उसमें क्या है, वो निहरता में रखा गया है कि भाई ये जो कंडीशन होगी, उस कंडीशन के आधार पर कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता ऐसा व्यक्ति जो कि केंद्रीय, राज्य सरकार में या फिर किसी भी स्थानीय प्राधिकरण में क्या था, वो अगर कोई सेवाएं दे रहा था, नौकरी में था और फिर उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 7 ये कहा गया है कि ऐसी वृत्ति या व्यवसाय, यानी कोई ऐसा व्यापार कर रहा था, ऐसा मतलब व्यवसाय कर रहा था, ठीक है, जिसमें क्या है, उस व्यापार मतलब किसी सक्षम प्राधिकारी ने क्या किया है, यह व्यापार करने से उसको विवर्जित कर दिया है। यानी सीधी सी बात है, कोई ऐसा व्यापार कर रहा था जो कि जनता के लिए ठीक नहीं था, मतलब सरकार की नज़रों में ठीक नहीं था, और किसी जो सक्षम प्राधिकारी है जिसके अंडर में वो मतलब क्षेत्र आता है, वहाँ के किसी अधिकारी ने क्या कर दिया है, उस व्यापार से उसको विवर्जित कर दिया है, वो व्यापार करने से उसको मना कर दिया गया है, उसको आदेश दिया गया है। तो ऐसा व्यक्ति भी क्या है, वो इलेक्शन लड़ने के लिए उसके साधारण क्या हो जाएगी, निहरता हो जाएगी। ठीक है, यानी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 में देखना, कोई लाभ का पद धारण करता है, यानी कोई ऐसा लाभ का पद धारण करता है जिसमें नगर पालिका की प्रधान शक्ति या व्यवस्था के अंतर्गत, यानी सीधी सी बात है, लाभ का पद धारण कर रहा है, लेकिन वो लाभ का पद किस में होना चाहिए, जैसे लाभ का पद उसने धारण किया है, तो वो लाभ का पद अगर हो गया नगर पालिका की प्रधान शक्ति में, नगर पालिका में, या नगर पालिका की किसी व्यवस्था में उसने क्या किया है, लाभ का पद धारण किया है, तो वह इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, यानी उसकी साधारण निहरता हो जाएगी। यानी अगर वो इलेक्शन लड़ता है तो ये एक तरीके से गलत माना जाएगा कि भाई सीधी सी बात है, उसके पास एक लाभ का पद भी है और एक दूसरा नया पद भी ले रहा है, तो एक व्यक्ति 2 पद धारण नहीं कर सकता। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो पॉइंट नंबर 9 में क्या कहा गया है, धारा 35 और धारा 41 के अधीन निहरता। ठीक है, तो धारा 35 और धारा 41 के अधीन जो निहरता है, आगे हम इसमें धारा नंबर 35 भी देखेंगे, धारा नंबर 41 को भी हम क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमको ये याद रखनी है कि 35 और 41 में जो भी कंडीशन दी हुई है वो क्या है, सारी निहरताओं में आएगी। आगे नंबर 10 देखिएगा साथी, और इसमें क्या कहा गया है, पॉइंट नंबर 10 में कहा गया है कि जो राजस्थान विधानसभा के निर्वाचनों के लिए जो प्रवर्त विधि से जो निहरता है, यानी अगर हम देखें कि राजस्थान विधानसभा में अगर कोई इलेक्शन लड़ता है व्यक्ति और उसके लिए जो निहरता है, वो की वो निहरता है क्या है, नगर पालिका निर्वाचन में भी होगी।
यानी जो राजस्थान विधानसभा के लिए जो उस विधि के अधीन जो निहरताएं बनाई गई है, उन्हीं निहरताओं को क्या है नगर पालिका इलेक्शन में भी हमको क्या है फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो आप इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ एक निहरता को छोड़कर, जैसे राजस्थान विधानसभा में अगर इलेक्शन लड़ना होता है तो उम्र कितनी चाहिए, 25 वर्ष की उम्र चाहिए, यानी 25 वर्ष से ज्यादा उम्र चाहिए। लेकिन नगर पालिका जो चुनाव लड़ती है, ये उम्र जो है नगर पालिका में जो चुनाव लड़ा जाता है वो 25 साल की उम्र, मतलब इसमें जो उपबंध है वो लागू नहीं होगा। यानी नगर पालिका में जो 21 वर्ष की उम्र है मिनिमम वो रखी गई है, यानी 21 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है तो चुनाव लड़ सकता है। और जो विधानसभा में है, जो राजस्थान विधानसभा है, तो उसके लिए अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए कितना होगा, 25 वर्ष की मिनिमम उम्र होनी चाहिए। तो ये वाला उपबंध लागू नहीं होगा, बाकी लगभग सारे के सारे जो उपबंध है वो लागू होंगे, सारी की सारी जो निहरता है वो यहाँ पर लागू होगी। नेक्स्ट आप देखोगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 देखना। पॉइंट नंबर 11 कह रहा है कि केंद्र या राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वैतनिक नियुक्ति धारण करता है। यानी कोई भी सरकारी नौकरी में है, भले ही वो केंद्र के अंदर हो, राज्य सरकार के अंदर हो या फिर किसी भी स्थानीय प्राधिकारी के अंदर जो है उसकी जो नियुक्ति हो, ठीक है, और वो भी कैसी हो, वैतनिक नियुक्ति हो, यानी सरकारी नौकरी हो उसकी, तो ऐसा व्यक्ति क्या है इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, ये उसकी निहरता होगी। नेक्स्ट 12 नंबर देखो आप, वैतनिक या अंशकालिक नियुक्ति है, यानी भले ही जैसे परमानेंट नहीं है, अंशकालिक नियुक्ति है, ठीक है, और वैतनिक नियुक्ति होनी चाहिए उसकी, और या फिर वो अंशकालिक नियुक्ति पे है, कैसी भी हो, वैतनिक जैसे परमानेंट हो गया, अवैतनिक या फिर जैसे हम कहे कि अंशकालिक नियुक्ति है तो कुछ समय के लिए नियुक्ति हो गई, ठीक है। और वो नियुक्तियां कहाँ कहाँ हो सकती है, किसी विश्वविद्यालय में, किसी निगम में, किसी निकाय में, किसी उद्यम में, या फिर सहकारी सोसाइटी हो, या राज्य सरकार द्वारा क्या है वित्त पोषित संस्था हो। तो ये कंडीशन इसमें क्लियर बताई गई है कि भाई किसी यूनिवर्सिटी हो या फिर किसी भी निगम में हो या किसी निकाय में हो या फिर ऐसा कोई उद्यम जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या फिर सहकारी सोसाइटी हो या फिर राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी कोई संस्था हो जिसमें क्या है उसको वैतनिक या वेतन का लाभ मिल रहा है, भले ही वो अंशकालिक हो, कुछ समय के लिए हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या अगर वो उस समय उस पद पर है और फिर वो इलेक्शन लड़ता है तो ये उसके लिए गलत होगा, ये निहरता होगी उसके लिए। तो आप ये देखोगे कि निहरता क्या बताई गई है कि भाई वैतनिक अंशकालिक नियुक्ति भी एक तरीके से मतलब निहरता बताई गई है। नेक्स्ट आप देखोगे कि वह व्यक्ति दिवालिया हो, यानी अगर वो व्यक्ति दिवालिया है तो वो भी कंडीशन क्या है, इलेक्शन लड़ने के लिए उसके होगी, यानी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट देखना पॉइंट नंबर 14, सक्षम न्यायालय द्वारा उसको विकृचित घोषित कर दिया गया, यानी उसको पागल घोषित कर दिया गया है। तो साथियों आप ही बताइए, क्या कोई व्यक्ति पागल है तो क्या उसको हम इलेक्शन लड़वा सकते हैं? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर नियम कह रहा है कि जो अगर कोई पागल है, और वो भी पागल कैसा होना चाहिए घोषित, ऐसा नहीं कि भाई सारे लोगों ने कह दिया कि ये पागल है, लेकिन कोई इसके पास सर्टिफिकेट उसको नहीं मिला हुआ या फिर किसी कोर्ट ने उसको पागल घोषित नहीं किया है, ठीक है, तो सीधी सी बात है कोर्ट द्वारा क्या है, सक्षम न्यायालय है उसने उसको अगर विकृत घोषित कर दिया है, पागल घोषित कर दिया है, तो वो क्या है इलेक्शन नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट था, जैसे इसमें एक भी ये भी मैंने कहा कि भाई वो दिवालिया ना हो, ठीक है, तो सीधी सी बात अगर वो दिवालिया है तो इसका मतलब वो उसमें एक निहरता हो गई इलेक्शन लड़ने की, यानी वो इलेक्शन अब नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट आप देखोगे पॉइंट नंबर 15, और पॉइंट नंबर 15 क्या कह रहा है, उसमें कहा गया है कि नगरपालिका के आदेश से किए गए कोई या किए कार्य या आपूर्ति में या फिर नगरपालिका के साथ या उसके अधीन संविदा या नियोजन में, ठीक है, तो दो कंडीशन बताई गई है, नगरपालिका के आदेश से कोई कार्य हो रहा है, कोई आपूर्ति हो रही है, या फिर नगरपालिका के साथ या उसके अधीन संविदा या नियोजन में, ठीक है, उसका मतलब वो स्वयं या फिर उसके परिवार का कोई सदस्य या उसके भागीदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिस्सा रखते हैं तो भी क्या है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये क्या है उसकी साधारण सामान्य निहरताओं में आ जाता है। तो सामान्य निहरताओं में क्या आया कि नगरपालिकाओं के किसी आदेश से जो कोई कार्य हो रहे हैं, आपूर्तियां हो रही है, जो भी कार्य हो रहे हैं, टेंडर वेंडर जो भी नगरपालिकाओं के निकल रहे हैं, या फिर नगरपालिका के साथ या उसके अधीन कोई संविदा या नियोजन में, ठीक है, क्या है संविदा या नियोजन में नगरपालिका के साथ अगर वो जुड़ा हुआ है या फिर उसके परिवार का कोई सदस्य जुड़ा हुआ है या फिर उसके मतलब उसकी कोई भागीदारी है, उसमें हिस्सा है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो क्या है उसकी साधारण निहरता हो जाएगी, वो चैलेंजेबल हो जाएगा कि भाई आप ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डाटा हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट देखेंगे साथियों
साथियों देखिए पॉइंट नंबर 16 और पॉइंट नंबर 16 में क्या कहा गया है। पॉइंट नंबर 16 में ये कहा गया है अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लो कि एक नगर पालिका है और इस नगर पालिका का वह क्या है सदस्य बनना चाहता है, ठीक है ना। तो देखो मैंने एज ए नोट्स में आपको सीधा सामने समझाने की कोशिश की और क्या समझा रहा हूँ आप इस धारा में देखना कि कोई, जैसे मान लो कि ये नगर पालिका और इस नगर पालिका में, ठीक है ना, ये वो नगर पालिका है जिसमें वह व्यक्ति क्या है सदस्य बनना चाहता है, जिसमें वो क्या है चुनाव लड़ना चाहता है। तो दो कंडीशन इसमें याद रखना। पहली कंडीशन तो ये कि इस नगर पालिका के साथ वह व्यक्ति विधि व्यवसायी के पद पर वैतनिक रूप से कार्य नहीं कर रहा हो, यानी उसके मतलब सीधी सी बात है उसके साथ में वैतनिक रूप से वो वकील का कार्य नहीं कर रहा हो नगर पालिका के लिए। दूसरा, इस नगर पालिका के विरुद्ध वो वकील का कार्य मतलब कर रहा है, मतलब इसी नगर पालिका के विरुद्ध वो वकील का काम कर रहा है, या फिर इसी नगर पालिका के साथ में वो क्या है वकील का काम कर रहा है। तो या इस वकील मतलब वकील का काम वो कर ही नहीं सकता इस नगर पालिका के साथ और इस नगर पालिका के विरुद्ध। अगर वो इस नगर पालिका के साथ में कोई कार्य कर रहा है वकील का विधि व्यवसायी के रूप में, या फिर इस नगर पालिका के विरुद्ध वो वकील का कार्य कर रहा है विधि व्यवसायी का कार्य कर रहा है, इस मतलब सीधी सी बात है इस वकील एज ए वकील के तौर पर क्या है वो केस लड़ रहा है इस नगर पालिका के विरुद्ध, या फिर इस नगर पालिका के साथ उस नगर पालिका के जो केस है वो लड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन, ये दोनों ही कंडीशन क्या है उसके लिए निहर्त होगी, ठीक है। तो इस प्रकार उसका संबंध किसी भी प्रकार से कानूनी रूप से विधि रूप से उस नगर पालिका के खिलाफ या उस नगर पालिका के साथ में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखोगे पॉइंट नंबर आपके 17, उसमें क्या कहा गया, दो से अधिक संतानें हैं, यानी दो से ज्यादा संतानें हैं तब भी क्या है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 18 देखिएगा साथियों, इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि नगर पालिका जो है उस जो नगर पालिका है जिसमें वो सदस्य बनना चाहता है, जहां पर वो चुनाव लड़ना चाहता है, ठीक है। तो नगर पालिका अगर उसका 2 से अधिक वर्षों का कोई बकाया बाकी है नगर पालिका के द्वारा, यानी नगर पालिका का कोई बकाया बाकी है उस व्यक्ति में, यानी नगर पालिका के कुछ पैसे बोल रहे हैं जो उसको एज अ टैक्स के रूप में या फिर एज अ पेनल्टी के रूप में उसको नगर पालिका में भरने थे, और वो भी क्या है उसका टाइम पीरियड 2 से अधिक वर्षों का हो गया और उसने नहीं भरा है, ठीक है। और साथ में उस बकाया की क्या है वसूली की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति क्या है इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है नगर पालिका का बकाया नहीं होना चाहिए 2 से अधिक वर्षों का, और अगर बकाया है भी तो उसका अगर उसकी वसूली कार्रवाई प्रारंभ हो गई है तो फिर वो क्या है उसमें साधारण निहरता आ जाती है। तो इसमें हमने देखा कि कोई व्यक्ति जिस नगर पालिका में मतलब चुनाव लड़ना चाहता है उसके साथ में वकील का काम नहीं कर सकता, उसके विरुद्ध वकील का काम नहीं कर सकता, साथ में 2 से अधिक संतानें अगर उसकी है तो भी वह इलेक्शन नहीं लड़ सकता, साथ में नगर पालिका का कुछ बकाया बाकी है तब भी क्या है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट इंपोर्टेंट धारा साथियों देखिएगा, और इसमें कहा गया है इस 19 नंबर जो पॉइंट है इसमें कहा गया है उपधारा में कि न्यायालय द्वारा नगर पालिका की संपत्ति या निधि का दुर्विनियोग या गबन अंतर्विलित है, यानी अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के द्वारा मतलब ये मतलब सिद्ध हो चुका है कि उसने नगर पालिका की संपत्ति या फिर निधि का दुर्विनियोग किया है, उसका गबन किया है, अगर ऐसी स्थिति है तो वह क्या इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, उसके लिए वो साधारण निहरता हो जाएगी, ठीक है। तो नगर पालिका को किसी भी प्रकार से उसने आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया उसकी संपत्ति या फिर निधि से, तो फिर क्या है वो एज मतलब अगर नुकसान पहुंचाने के बाद कोर्ट में वो क्या सिद्ध हो चुका है तो फिर क्या है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देना साथियों, उपधारा 1 के अनुसार जो कारावास से मुक्ति पर, यानी अगर उसको 6 महीने का मतलब जो कारावास हमने कहा था कि अगर हो चुका है तो भी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता 6 महीना या उससे अधिक, या फिर उसको कारावास से मुक्ति मिल गई है, यानी ये केस चल रहा था, ठीक है, लेकिन उसको क्या है दोष सिद्ध नहीं हुआ, उसको कारावास से मुक्ति मिल गई है, तो फिर क्या ये निहरता प्रवर्त नहीं रहेगी, तो फिर वो इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। या तो उसका केस चल रहा है या फिर क्या है वो केस मतलब जो चल रहा है उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, या रिजल्ट आ गया है तो फिर उसमें क्या उसको कोई सजा नहीं हुई है, ठीक है, उसको मुक्त कर दिया गया है, तो फिर क्या है वो निहरता नहीं रहेगी, वो इलेक्शन लड़ सकता है। साथ ही इसमें नेक्स्ट देखना आप जो धारा उपधारा हम 15 देख रहे थे, उपधारा 15 में ही एक और पॉइंट आप इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पर याद रखोगे, और वो क्या है यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कि भाई जो उसमें निहरताएं है इस इलेक्शन लड़ने में जो साधारण निहरता है वो क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो इस धारा 15 के खंड
इस उपधारा 15 के खंड घ में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी कंपनी में हिस्सा या हित रखता है जो नगरपालिका द्वारा नियोजित है, यानी जो नगरपालिका द्वारा संचालित कोई कंपनी हो या फिर कोई ऐसी मतलब जो भी एसेट हो, संपत्ति हो या फिर कंपनी हो जिसमें वो अपना हिस्सा या हित रखता है, तो फिर क्या है, वो इलेक्शन लड़ने से निहर्त माना जाएगा। नेक्स्ट, स्थावर संपत्ति के पट्टे क्रय विक्रय के हित में हिस्सा रखता है, यानी कोई ऐसी संपत्ति है, ठीक है, जिसमें जो नगरपालिका से संबंधित है उसमें हिस्सा रखता है। जो नगरपालिका के पास ऐसी कोई संपत्ति है जिसके पट्टे के क्रय विक्रय में वह व्यक्ति क्या रखता है, हिस्सा रखता है, ठीक है, तो फिर क्या है, वो इसमें साधारण निहरता मानी जाएगी उसके इलेक्शन लड़ने में। या फिर कोई ऐसा समाचार पत्र है जिसमें नगरपालिका अक्सर क्या है, अपने विज्ञापन देती रहती है और वो जो न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, वो उसी का है, या फिर उसमें वो कोई हिस्सा रखता है, तो भी वो क्या है, नगरपालिका का चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है। नेक्स्ट, नगरपालिका द्वारा उधार ली गई कोई मतलब नगरपालिका द्वारा उधार ली गई है कोई वस्तु है या फिर कोई भी मतलब जगह वगैरह जो भी है जो नगरपालिका द्वारा उधार ली गई है और उसमें वो क्या है, हित रखता है या फिर उसकी वो संपत्ति है, तो फिर भी वो क्या है, उसमें इलेक्शन उस समय नहीं लड़ सकता। ऐसी कंडीशन होने पर वो क्या है, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट, एक बात ध्यान देना साथियों, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डाटा है कि भाई किसी वस्तु के नगरपालिका को भाड़े पर देने या लेने में, तो इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी वस्तु मान लो कि कोई गाड़ी हो या फिर कोई मतलब कोई संपत्ति हो या फिर कोई घर हो, कुछ जगह हो, कुछ भी हो, वो नगरपालिका को क्या है, भाड़े पे दी गई है। ठीक है, तो भाड़े पर देना या फिर लेना, या फिर नगरपालिका ने भाड़े पे ली है या फिर नगरपालिका ने उसको भाड़े पे दी है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में 2000 या फिर 5000 से ज्यादा की रकम है, तो उस कंडीशन में क्या है, वह व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ सकता क्योंकि उसका संबंध सीधा नगरपालिका से हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, ऐसी वस्तु का कोई व्यापार मतलब ऐसी वस्तु के किसी व्यापार में वो अपना हित या हिस्सा रखता है, या फिर ऐसी वस्तु का कोई वो व्यापार करता है या फिर उसमें वो अपना हिस्सा रखता है जिसका क्रय विक्रय नगरपालिका यदा कदा करती है, यानी नगरपालिकाओं को वो चीजें खरीदनी है या फिर वो चीजें खरीदने के लिए वो बिजनेस मतलब सीधी सी बात है वो संबंधित उस व्यक्ति से है या फिर ऐसा बिजनेस वो व्यक्ति खुद करता है या उसमें हिस्सेदारी रखता है, तो सीधी सी बात है वो व्यक्ति क्या इलेक्शन लड़ने के लिए निहर्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डाटा हमने देखा है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई कौन कौन सी निहरताएं होती है। तो देखो ये सारी कंडीशन है और उस कंडीशन को हम समझ सकते हैं। कंडीशन इंपॉर्टेंट साथियों, इसमें एक बात यही जो आगे हमने देखी थी कि 2 से अधिक संतान वो अगर उसके है तो फिर क्या है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो इसमें कुछ बातें यहाँ पर क्लियर की गई है और ये क्या है कि 2 से अधिक बच्चों की सीमा। तो यहाँ पर ये याद रखना कि जो 27 नवंबर 1995 है उसके बाद 2 से ज्यादा संतानें नहीं होनी चाहिए, यानी 2 से ज्यादा संतानों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। तो ये डेट इंपॉर्टेंट याद रखना है। कौन सी डेट है, 27 नवंबर 1995। ठीक है, तो 27 नवंबर 1995 से पहले अगर 2 संतान से ज्यादा संतान है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 27 नवंबर 1995 के बाद में 2 संतानों से ज्यादा संतानों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। यानी अगर इस तारीख से पहले एक बच्चा है तो इस तारीख के बाद अगर एक बच्चा हो जाता है तो चलेगा, फिर 3 बच्चे नहीं होने चाहिए। या फिर इस तारीख से पहले 2 बच्चे हैं तो अब 27 नवंबर 1995 के बाद उसके कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, या फिर 27 नवंबर 1995 के बाद में या फिर उससे पहले कोई उसके बच्चे नहीं है तो इसके बाद में अगर बच्चे हैं तो सिर्फ 2 बच्चे हो सकते हैं। उससे ज्यादा अगर उसके बच्चे हो रहे हैं तो फिर क्या है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसमें आपको डाटा याद रखना है। ठीक है, और इसमें ये भी क्लियर कहा गया है, देखो कभी कभी क्या है, थोड़ी सी कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और कंडीशन क्या है, यह है कि एकल प्रसव से जन्मी संतानों को 1 यूनिट माना जाएगा। तो सीधी सी मैं बात आपको कहूं कि जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति के 27 नवंबर 1995 से पहले एक संतान थी, लेकिन 27 नवंबर 1995 के बाद किसी व्यक्ति के संतान हो रही है, वो जुड़वा हो गई, एक साथ 2 बच्चे हो गए, तो अब 2 बच्चे तो ये और एक पहले तो 3 हो गए, तो क्या वो इलेक्शन लड़ सकता है? हाँ साथियों, वो इलेक्शन लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एकल प्रसव में यानी प्रसव एक जो डिलीवरी है उस डिलीवरी में एक डिलीवरी में अगर 2 संतान या जुड़वा बच्चे हो जाए या जितने भी जुड़वा बच्चे हो जाए, पहले 2 बच्चे हो रहे हैं या 3 जुड़वा बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, तो वो जो जुड़वा बच्चे हैं उन सबको 1 यूनिट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 1 यूनिट माना जाएगा, यानी 1 यूनिट यानी 1 बच्चा उनको माना जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, पूर्व के प्रसव से जन्मी व दिव्यांगता से ग्रस्त, अगर ऐसा हुआ कि भाई
जो प्रसव है या डिलीवरी है, डिलीवरी जो टाइम है उस टाइम से पहले ही किसी के डिलीवरी हो गई और इस कंडीशन में क्या है, प्रसव से जन्मी, ठीक है, तो पूर्व प्रसव से जन्मी, ठीक है, तो उसमें शायद हो सकता है कि उसमें कुछ फिजिकल मतलब वो फिजिकल रूप से पूरा फिट ना हो वो बच्चा, ठीक है, या फिर अपन कहे कि दिव्यांगता से ग्रस्त, ठीक है, तो अगर वो दिव्यांगता से ग्रस्त है तो ऐसी कंडीशन में उसको भी क्या है, मतलब उसको गिना नहीं जाएगा, उसको संतान के तौर पे नहीं गिना जाएगा, उसके एक और संतान हो सकती है। जैसे मान लो कि 27 नवंबर 1995 से पहले उस व्यक्ति की एक संतान थी और 27 नवंबर 1995 के बाद उस व्यक्ति की जो संतान हो रही है वो प्रसव से पूर्व हो रही है, ठीक है ना, और पूर्व प्रसव में क्या हो गया, वो जन्मी जो संतान है वो दिव्यांगता से ग्रसित हो रही है। यानी सीधी सी बात कहें 27 नवंबर 1995 के बाद अगर कोई ऐसी संतान होती है जो दिव्यांगता से ग्रस्त है, तो दिव्यांगता से ग्रस्त है तो उसको क्या इसमें नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट कुछ हमने धाराएं देखी है और इन धाराओं को आप अच्छी तरीके से याद रखोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमने बताई है और सरल भाषा में इसको बताने की कोशिश की है, ठीक है ना। आप इसको बार बार इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, आपको ये नोट्स आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, इसको पूरा का पूरा एज इट इज इनको उतार सकते हो। साथ में मैंने कहा हमारी जो एप्लीकेशन है MB Study 2.0 उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आपके प्ले स्टोर है उस पर MB Study 2.0 के नाम से अगर आप उसको सर्च करोगे तो हमारी एप्लीकेशन मिलेगी, उसमें आप प्ले स्टोर में जाओ, उसमें आप PDF फोल्डर में जाओगे तो PDF फोल्डर में आपको खूब सारे हमारे नोट्स के मतलब जो भी कॉपी है वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो उसमें आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए साथियों नेक्स्ट मिलते हैं अदर क्लास में जिसमें आपको अलग से और धाराएं इसमें बताएंगे, ठीक है। इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और साथियों इसके साथ ही क्या है, हम बहुत ही जल्दी जो ईओ है उसकी टेस्ट सीरीज लेके आने वाले हैं, ठीक है। नगर पालिका ईओ से संबंधित जितना भी सिलेबस है उसके पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उनसे मतलब क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, हमारे साथ जुड़िए रहिएगा और इस जो हमारा जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को आगे से आगे पहुंचाइएगा ताकि क्या है ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए और बेटर कुछ करने की कोशिश कर सकें। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।